हेलो एवरीवन। 12वीं कक्षा भूगोल विषय में आपका स्वागत है। हमारी बुक चल रही थी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये हमारी पुस्तक चल रही है और इसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। इससे पहले आ, इनकी 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और ये चौथी और अंतिम वीडियो है इस चैप्टर से संबंधित। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो चलते हम टॉपिक के ऊपर। मेरा नाम सतीश कुमार है। ये हमारा दूसरा चैप्टर है जिसको हम हमारा पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने विश्व की जनसंख्या वितरण के जो पैटर्न है उनको हमने पढ़ लिया है। जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ लिया हमने। तो ये कंप्लीट टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं और हमारा एक टॉपिक रहता है इसमें और वो है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो ये एक थ्योरी है, ये रह रही है। तो इस चैप्टर को हम करेंगे। इस चैप्टर को करने से पहले या इस टॉपिक को करने से पहले, हाँ, इस चैप्टर के इस टॉपिक को करने से पहले हम कुछ बातें जो है वो सीख लेते हैं या एक बार जो हमने सीखी हैं बातें उनका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने विश्व जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जनसंख्या के बारे में जानते हैं। जनसंख्या क्या है? तो विश्व जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। उसके बाद हमने विश्व जनसंख्या के पैटर्न को हमने जाना। तो पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत असमानता है। तो कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। बहुत बड़े क्षेत्र पर लोग कम रहते हैं और एक छोटा सा क्षेत्र है जिसमें लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये आंकड़े दे रखे हैं। विश्व की जो जनसंख्या है, 90% जनसंख्या का जो भाग है वो सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्से पर रहता है। और विश्व की लगभग 60% जनसंख्या जो है वो आपको एशिया महाद्वीप में मिलेगी। उसके बाद हम किए थे जनसंख्या के घनत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो जनसंख्या का घनत्व किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग जो हैं वो प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। तो जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं को ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसकी अगर सामान्य डेफिनेशन देखें तो प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और सर्वाधिक आपको जनसंख्या घनत्व एशिया में मिलेगा और जो 146 है। और विश्व की जनसंख्या का 60% लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया भी बोलते हैं और यहाँ पर 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं और ये विश्व की जनसंख्या का 0.5% है। उसके बाद हमने कुछ ऐसे फैक्टर पढ़े थे जो भौगोलिक फैक्टर थे जो जनसंख्या की को नियंत्रण को या सॉरी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले जाना था जल की उपलब्धता, आ, भूमि या भू आकृतियाँ। और उसके बाद हमने जलवायु को देखा था, मृदा, ये सारे भौतिक फीचर हैं। उसके बाद हमने आर्थिक फीचर पढ़े थे जैसे खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण। और लास्ट हमने किया था सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो था जनसंख्या वृद्धि। तो किसी समय के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। और उसके बाद हमने जनसंख्या वृद्धि जो है दर के बारे में जाना। और जनसंख्या वृद्धि के आगे दो और प्रकार हैं, प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि। जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को हम प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। और जन्म दर मृत्यु दर के साथ प्रवास या उत्प्रवास को अगर बीच में जोड़ दिया जाए तो वो जो जनसंख्या में हुआ परिवर्तन वास्तविक वृद्धि कहलाएगी। उसके बाद हमने जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक पढ़े थे, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो जन्म दर की आपको डेफिनेशन याद रखनी है और ये एक इनका
जो फार्मूला है ये याद रखना है। तो फार्मूले की यहाँ पर एब्रीवेशन भी दे रखी है, तो आप यहाँ से उठा सकते हो। तो शोधित जन्म दर बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह से क्यूट डेथ रेट, शोधित मृत्यु दर, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो प्रति हज़ार लोगों के लोगों की संख्या के पीछे मरे हुए या मृत लोगों की संख्या को हम अशोधित मृत्यु दर कहते हैं, जो एक तरह से जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। और ये इसका फार्मूला है, इस फार्मूले से ही मापी जाती है, और ये इसकी एब्रीवेशन है, और ये हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने प्रवास के बारे में पढ़ा था। प्रवास क्या है? लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और उसमें हमने गंतव्य स्थान और उद्गम स्थल की बात की थी। गंतव्य स्थान वो जहाँ पर लोग जाते हैं, जिस एक क्षेत्र की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, और उद्गम स्थल जहाँ से लोग प्रतिकूल स्थिति होने की वजह से वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो इस इलाके से लोग जो है गंतव्य स्थान की तरफ जाते हैं, तो इसको हम प्रवास कहते हैं। तो उसके बाद हमने प्रवास की धाराएं भी पढ़ी थी। तो 4 धाराएं हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण धारा जो है गांव से नगर की ओर और नगर से गांव की ओर, ये ज़्यादा मिलती है और ये कम मिलती है। हाँ, उसके बाद प्रवास और उत्प्रवास में हमने डिफरेंट जाना था। अगर कोई आपके देश से किसी दूसरे देश में चला जाए तो उसको आप प्रवास कहेंगे, और अगर आपके देश से हाँ सॉरी किसी और देश से कोई व्यक्ति आपके देश में आ जाए या किसी अन्य देश में चला जाए तो उसे हम उत्प्रवासी कहेंगे। उसके बाद हमने जाना था जनसंख्या प्रवास को जो प्रभावित करने वाले कारक। तो उसमें प्रतिकर्ष कारक जो अपने स्थान से बाहर की तरफ धकेलते हैं, जैसे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु। इसी तरह से अपकर्ष कारक जो अपनी तरफ खींचते हैं, तो उन कारकों को हम कहेंगे अपकर्ष कारक। तो इसमें जो है रहन सहन की अच्छी दिशाएं, काम के बेहतर अवसर, शांति, स्थायित्व, अनुकूल जलवायु, ये सारे जो है अपकर्ष कारक हैं, जो गंतव्य स्थान की तरफ जो है अपनी ओर को खींचते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि के कुछ ट्रेंड हैं। तो किस तरीके से जो है जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है, उन्हीं डेवलपमेंट के माध्यम से धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी है, और औद्योगिकरण और विश्व व्यापार जैसे ही होंद में आता है, तो एक साथ जो है पॉपुलेशन जो है ग्रो तेज़ी से हो जाती है, और 12 वर्षों में लगभग पॉपुलेशन 5 से 6 अरब के आसपास पहुंच जाती है। उसके बाद हमारे और कुछ विश्व की जनसंख्या को दुगना करने में जो टाइम पीरियड की बात की गई थी, तो मानव की जनसंख्या को 10 लाख से जो है 1 करोड़ जनसंख्या पहुंचने के लिए 10 लाख से अधिक वर्ष का समय लगा, लेकिन 5 से 6 अरब वर्ष जनसंख्या बढ़ने में मात्र 12 वर्ष लगे। और जनसंख्या की ये वृद्धि पूरे विश्व भर के सभी देशों में एक समान नहीं है। जो विकसित देश हैं वहाँ पर ये वृद्धि दर बहुत कम मिलेगी, और जो विकासशील देश है यहाँ पर ये वृद्धि दर काफ़ी तेज़ मिलती है, ज़्यादा मिलती है। अब ये टाइम पीरियड बता रखा है। इसमें जो जो दो मेन पॉइंट आपको याद रखने चाहिए, जो अक्सर एग्ज़ाम में देखे जाते हैं, तो एक तो ये है 1650 एडी का समय, और एक है 1974 का समय। इनके ऊपर क्वेश्चन मिला है। तो इस टाइम जो है विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ थी, और इतनी पहुंचने में लगभग 1500 वर्ष का समय लगा है, और 1974 में ये पहुंच चुकी थी 4000 मिलियन 400 करोड़, और जिसको 47 ईयर में ये आंकड़ा जो है जनसंख्या का विश्व ने प्राप्त किया है। उसके बाद हमने पढ़ा था जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप, जिसमें हमने विश्व की जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात की थी, और विश्व में जो है जो विकासशील देश हैं वहाँ पर ये जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी ज़्यादा मिलती है, और जो विकसित देश हैं अल्प विकसित या विकासशील देश हैं वहाँ पर ये आपको ज़्यादा मिलेगी, और जो विकसित देश हैं वहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेगी। इफ़ेक्ट वहाँ पर जो है जनसंख्या आपको बढ़ती हुई दिखाई ही नहीं दे रही। बहुत सारे विकसित राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ जो लगभग 318 वर्षों के बाद भी उनकी जो है जनसंख्या बढ़ने के कोई लक्षण
दिख नहीं रहे हैं। जनसंख्या परिवर्तन का जो विश्व में अगर हम ग्रोथ की बात करें तो सर्वाधिक ग्रोथ जो है वो आपको अफ्रीका में मिलेगी। चाहे वो 2010 और 15 की बात करें तो आपको यही डेटा याद रखना है। तो 1990 और 95 के बीच में भी ये बरकरार था और सेम ही मिलेगा आपको। और एशिया की अगर हम बात करें तो ये ग्रोथ रेट जो है 1.0 के आसपास है। और अगर हम सबसे कम की बात करें तो आपको कम मिलेगी यूरोप में। तो यूरोप में ये 0.1% जो है मिलेगी। तो इस तरीके से सबसे कम आपको यूरोप में मिलेगी और सबसे ज़्यादा आपको अफ्रीका में मिलेगी। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है तो एशिया में भी ये पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। तो जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो उसका हमने प्रभाव जो है जाना था। जनसंख्या बढ़ेगी या कम होगी तो उसका जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार का इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो उस देश की आर्थिक विकास के ऊपर हम देख सकते हैं। संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। अगर जनसंख्या संसाधनों के अकॉर्डिंग ज़्यादा है तो संसाधनों का शोषण होगा, दबाव बढ़ेगा। और अगर जनसंख्या संसाधनों के अकॉर्डिंग कम है तो संसाधनों को उचित तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। और अगर जनसंख्या और संसाधनों की जो संख्या है वो अनुकूल है तो वो अधिक से अधिक मात्रा में संसाधनों का इस्तेमाल कर पाएंगे और वो राष्ट्र आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर ज़्यादा जनसंख्या है और तो जिससे जीवन प्रत्याशा में कमी आएगी। तो ये कुछ प्रभाव हैं जो नॉर्मल आपको देखने को मिलेंगे अगर जनसंख्या बढ़ती है तो। उसके बाद हमने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय किए थे। तो इसमें सबसे पहले हमने एजुकेशन को महत्व दिया था, शिक्षा। अगर लोग शिक्षित होंगे तो वो जनसंख्या को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि जनसंख्या बढ़ने से संसाधन और जनसंख्या में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा परिवार नियोजन इस प्रकार की योजनाएं चलानी चाहिए और महिलाओं की शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है लोगों का जो विश्वास है वो सरकार को कभी नहीं खोना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी वगैरह आपको डेवलप करनी चाहिए प्रत्येक सरकार को, ताकि इसमें लोगों को ये भय ना हो कि उनकी जो संतान है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो जो उनका एक बच्चा है वो सुरक्षित रहे, तो जिसकी वजह से जो है नए बच्चे वो पैदा नहीं करना चाहेंगे। देखिए पीछे हिस्ट्री में आपने ये देखा होगा काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है पेरेंट्स के हुआ करते थे। तो उसका एक ही कारण था मेडिकल फैसिलिटी का कम होना। अब मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई हैं जिसकी वजह से लोगों को ये पता चल गया है कि उनका जो एक बच्चा भी है तो वो सुरक्षित रहेगा। तो जिसकी वजह से जो है लोगों ने अब बच्चे पैदा करने कम कर दिए हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है जिससे जो है जनसंख्या नियंत्रण हो रही है। तो इसका मतलब यही है कि सरकार को अपनी जनता के प्रति विश्वास जो है वो नहीं खोना चाहिए। अगर विश्वास एक बार चला गया तो वो उसको बहाल होने में एक या दो या ज़्यादा भी टाइम आपको दशक का लग सकता है। तो जिससे जो है वो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा उस देश को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी है। तो ये थ्योरी जन्म दर और मृत्यु दर जैसे जैसे विकास होता है तो जन्म दर, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर आ जाता है। उच्च जन्म दर जो है निम्न जन्म दर में बदल जाती है और उच्च मृत्यु दर भी निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। तो ये बात यहाँ पर बता रखी है। तो इसी परिवर्तनों की इन अवस्थाओं को हम जो है जनांकीय संक्रमण चक्कर कहते हैं, जनांकीय चक्कर कहते हैं। तो जनांकीय सिद्धांत, संक्रमण सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? इसमें हम जनसंख्या का वर्णन कर सकते हैं, जनसंख्या की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं और भविष्य में जनसंख्या के जो के लिए जो है पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो जिसके अनुसार जो है हम उस देश के संसाधनों को और उस देश की आर्थिक डेवलपमेंट को जांच सकते हैं। तो इसकी 4 स्टेजेस हैं, लेकिन आपकी बुक में 3 दे रखी हैं तो हम 3 ही करेंगे। तो मैं बता दूंगा चौथी भी स्टेज क्या है। तो जिसको फर्स्ट स्टेज है, तो इस स्टेज को आगे वाले
स्लाइड में बता रखा है, तो हम आगे वाली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। इस फर्स्ट जो स्टेज है तो उसमें जो है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर जो है वो मिलेगी, और जिसका कारण है महामारियाँ, भोजन की अनिश्चितता, आपूर्ति, और इन वजह से जो है मृत्यु दर भी ज़्यादा मिलेगी और आपको जन्म दर भी ज़्यादा मिलेगी। और जनसंख्या वृद्धि बहुत ही धीमी गति से बढ़ती है। आर्थिक सामाजिक स्तर की अगर हम बात करें तो अधिकांश लोग खेती पर निर्भर होते हैं, और जो परिवार बड़ा है, जितना बड़ा परिवार है वही उस परिवार की संपत्ति है। तो जीवन प्रत्याशा उस टाइम निम्न होगी। तो ये उस टाइम की कोई भी देखिए देश है, ये सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो हमारा भारत जो है वो देखेंगे किस स्टेज में है। तो पहली स्टेज में की अगर हम बात करें क्या क्या विशेषताएं हैं, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, और जिसका कारण है महामारियां, भोजन की अनिश्चितता, आपूर्ति। तो जिसकी वजह से जो है जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लगभग मर जाते हैं। तो जनसंख्या की वृद्धि दर जो है एक धीमी गति से बढ़ती है। तो इसमें जो है लोगों का आर्थिक सामाजिक स्तर काफ़ी नीचा होता है। तो यही इस क्षेत्र की इस फर्स्ट स्टेज की विशेषता है। इसके अलावा जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी निम्न मिलेगा, अधिकांश लोग अशिक्षित मिलेंगे, और प्रौद्योगिकी का स्तर काफ़ी निम्न होगा। और लगभग 200 वर्ष पूर्व विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं था और जो इस अवस्था में ना हो। तो इस अवस्था में 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। तो आगे चलते हम सेकंड स्टेज के ऊपर। द्वितीय अवस्था में जन्म दर तो उच्च बनी रहती है, लेकिन जो स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में कुछ सुधार होने की वजह से मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट आती है। तो जिसकी वजह से एक विस्फोटक तरीके से अचानक जनसंख्या बढ़ने लगती है, और शिक्षा का थोड़ा विस्तार हो जाता है, सुधार हो जाता है, और प्रौद्योगिकी का स्तर भी कुछ सुधर जाता है। जिसकी वजह से जो है बर्थ रेट तो लगभग वही रहती है, लेकिन डेथ रेट एक अचानक जो है वो गिर जाती है। तो जिसकी वजह से लोग एकदम से बढ़ने लगते हैं, जनसंख्या वृद्धि होने लगती है, और ये इनके कारण है। स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो अधिक विकसित हो जाती हैं, आम लोगों तक उनकी पहुंच हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो है ये कंप्लीट अवस्था को विस्फोटक जनसंख्या विस्फोटक अवस्था भी कहा जाता है। तो द्वितीय अवस्था, इसकी विशेषता क्या है, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, तो ये इनकी विशेषता है। नेक्स्ट थर्ड स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो ये तीसरी और अंतिम अवस्था है जो आपकी बुक में दे रखी है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाते हैं। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है और या मंद गति से बढ़ती है। तो इसका कारण क्या है, शिक्षा और प्रौद्योगिकी। लोग जो है आर्थिक रूप से ज़्यादा विकसित हो जाते हैं और जनसंख्या का समायोजन होने लगता है शिक्षा की सहायता से, और स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी जो है इनकी वजह से जनसंख्या जो है एक स्टेबल होनी शुरू हो जाती है, और जीवन प्रत्याशा जो है वो लोगों की अच्छी हो जाती है। तो जीवन की सुरक्षा के कारण लोग जो है जनसंख्या बढ़ाने के विचार को त्याग चुके होते हैं, और इससे प्रदर्शित होता है मानव जाति जो है अधिक प्रगतिशील है और जन्म दर को समायोजित करने की योग्यता रखती है। अब हम चलते हैं इनके डायग्राम के ऊपर। तो ये एक डायग्राम दे रखा है, इसमें ये स्टेजेस दे रखी हैं। ये फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। अब इसमें जो है फर्स्ट स्टेज में ये एक तरह का ग्राफ बना रखा है। इसमें ये जो दे रखे हैं ये बर्थ और डेथ रेट को प्रदर्शित कर रखा है, और ये टाइम दिखा रखा है। जो बेस लाइन है ये टाइम दिखा रखा है, और ये डेथ रेट और बर्थ रेट को दिखा रखा है। तो आरंभ में ये दोनों ही दिखा रखे हैं। ये लाइन जो है एक इसमें से बर्थ रेट की है और एक डेथ रेट की है। ये जो ऊपर जा रही है ये बर्थ रेट की है, और ये जो नीचे गहरे कलर में जा रही है ये डेथ रेट की है। तो आप इसमें देख सकते हो पहली स्टेज में
बर्थ रेट और डेथ रेट काफ़ी हाई रहती है, और जैसे ही दूसरी स्टेज में एंटर होती है तो डेथ रेट एकदम से गिरने लगती है। और इसी तरह से जो बर्थ रेट है वो हाई रहती है, तो ये दूसरी स्टेज की विशेषता थी। तो और भारत अभी इसी अवस्था में है, और दूसरी अवस्था में से तीसरी अवस्था में जैसे ही हम पहुंचते हैं थर्ड स्टेज में, तो यहाँ पर डेथ रेट तो पहले ही गिरी हुई है, बर्थ रेट भी एजुकेशन के वजह से जो है गिरने लगती है, और इस तरीके से बर्थ रेट भी धीरे धीरे गिरनी शुरू हो जाती है। चौथी स्टेज में डेथ रेट तो पहले ही लो होती है और बर्थ रेट और ज़्यादा गिर जाती है। तो इस तरीके से जो इसकी पांचवी स्टेज है उसमें जो है डेथ रेट तो नॉर्मल उतनी रहती है, लेकिन बर्थ रेट उससे भी कम हो जाती है। तो इस यहाँ पर जो है जनसंख्या कम होने के चांसेस दिखते हैं, कम जनसंख्या कम होती दिखती है। और इन तीनों भाग में आपको जनसंख्या तीनों स्टेजेस में दूसरी थर्ड सेकेंड थर्ड और फोर्थ स्टेज में जनसंख्या आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अब जनसंख्या वृद्धि की एक लाइन और दे रखी है, तो जिसको हम किसी अलग कलर से देख लेते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें तो ये जनसंख्या वृद्धि की लाइन है। तो जब बर्थ रेट और डेथ रेट हाई होती है तो ये काफ़ी धीमी गति से बढ़ती है, लेकिन जैसे ही बर्थ और डेथ रेट में ये गैप बढ़ता है तो वैसे ही जनसंख्या का विस्फोट होता है। और ये जहाँ जहाँ पर ये दोनों ही तीनों दूसरी और तीसरी स्टेज में ये गैप ज़्यादा है, तो तेज़ी से जो है जनसंख्या जो है वो बढ़ती है। और जैसे जैसे इनका जो है गैप कम होता जाता है वैसे वैसे जनसंख्या एक बार स्थिर हो जाती है, और स्थिर होने के बाद नीचे गिरने लगती है। तो ये थ्योरी थी। आशा करता हूँ ये थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और इसकी सहायता से आपको ये क्वेश्चन जो है आप अच्छे से कर पाओगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और लगभग सभी पेपरों में आपको ये मिलता हुआ दिखेगा। तो ये थ्योरी थी। ये हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। इस कोरोना महाकाल की बीमारी में आप अपने आप का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।